हेलो फ्रेंड्स। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं बेटा अपना जो सीरीज़ हम प्रिपेयर कर रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए एनसीईआरटी के कुछ ऐसे पॉइंट्स जो कि कभी कभी हमारे ध्यान में नहीं आ पाते हैं, तो उनको लेकर के हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आज फिज़िकल के जो 12th का जो पोर्शन है उसको लेकर के हमने कुछ पॉइंट्स मैंने निकालने की कोशिश की है। होपफुली ये आपको बेनिफिट करेगा, है ना, फ़ायदा मिलेगा आपको इसका। तो इसमें जो सॉल्यूशन चैप्टर है, विलियन, इसमें से कुछ पॉइंट्स हैं। एक तो इसमें इंट्रोडक्शन में एक अपने पास यहाँ पर कुछ एलॉयज़ के बारे में मेंशन्ड है। तो वो एलॉयज़ आप देख लीजिएगा। यहाँ पर एक अपने पास ब्रास, कॉपर और जिंक का मिक्सचर, ये अपने पास एक सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है। तो उस सिलसिले में उसने दिया है यहाँ पे, है ना। इसके अलावा यहाँ पे एक अपने पास जर्मन सिल्वर, ये मेंशन्ड है, जर्मन सिल्वर। तो ये है अपने पास यहाँ पर कॉपर, जिंक और निकल। तो ये दो पॉइंट्स आप ध्यान रख लीजिएगा। और यहीं पर इंट्रोडक्शन में एक बात मेंशन है, वो है अपने पास फ्लोराइड आयन। जो F नेगेटिव आयन है उसके कॉन्सेंट्रेशन से रिलेटेड एक पॉइंट है कि अगर फ्लोराइड आयन जो है ये अपने पास 1 ppm हो, फ्लोराइड आयन का कॉन्सेंट्रेशन यदि अपने पास पानी में 1 ppm हो, तो ये अपने पास दांतों के लिए काफ़ी अच्छा है, उपयोगी है। लेकिन जैसे ही ये अपने पास यहाँ पर 1.5 ppm हो जाता है, जैसे ही 1.5 ppm हो जाता है, तो यहाँ पे जो दांत हैं वो टेढ़े मेढ़े होने लगते हैं, मोटल्ड कहलाते हैं, ठीक है। और यदि इसका कॉन्सेंट्रेशन और भी ज़्यादा बढ़ता है तो ये अपने पास पॉइजनस होता है। उसी सिलसिले में उसने सोडियम फ्लोराइड की बात की है कि जो सोडियम फ्लोराइड है, NaF, ये अपने पास यहाँ पर जो है रैट पॉइजन के रूप में उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर अपने पास कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स हैं। उन कंसंट्रेशन टर्म्स में हम डिस्कस कर, इनमें कुछ केसेस हैं जिनमें कि डायरेक्ट हमारे पास रिलेशंस हैं। हालांकि एनसीईआरटी में ये मेंशन नहीं है, लेकिन मेरा सजेशन है कि यदि आप इन फॉर्मूलों को अगर याद रखते हो तो आप डायरेक्ट इन क्वेश्चंस को जो रिलेटेड हैं, जैसे मोलालिटी और मोलारिटी का डायरेक्ट रिलेशन है, या मोल फ्रैक्शन और मोलालिटी का रिलेशन है, तो ये रिलेशंस यदि आप ध्यान रखेंगे तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। इनमें एक तो अपने पास आ जाता है मोलालिटी और मोल फ्रैक्शन के बीच में रिलेशन। मोलालिटी इज इक्वल टू x ऑफ b, दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। b को हम यहाँ पर सोल्यूट मान लेते हैं, और a जो है हमारे पास हो जाएगा सॉल्वेंट। तो हम डिस्कस कर रहे हैं ऐसे केसेस जो कि ये फॉर्मूले जो कि एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है। x ऑफ b, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, m डैश, ये हम यूज कर रहे हैं मोलालिटी के लिए, ठीक है। सो दिस इज x ऑफ p डिवाइडेड बाय x ऑफ a, ma इंटू 1000। तो ये है अपने पास यहाँ पर एक डायरेक्ट रिलेशन। इसमें Ma जो है ये अपने पास है मोलार मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मोलार मास। तो ये एक रिलेशन है अपने पास। और यदि आप यहाँ पर मोलारिटी लेते हैं तो ये अपने पास यहाँ पर आ जाएगा x ऑफ b इंटू 1000d डिवाइडेड बाय x ऑफ a, ma, प्लस x ऑफ b, mb।
और डी यहाँ पर हमारे पास हम यूज कर रहे हैं डेंसिटी के लिए। ठीक है, तो ये दो रिलेशन मोलालिटी और मोलारिटी को लेकर के, मोलालिटी और मोलारिटी का डायरेक्ट रिलेशन मोल फ्रैक्शन के साथ में। ओके, x of b मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, x of a मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, x of b विलेय का मूल प्रभाज, x of a विलायक का मूल प्रभाज, और mb और ma विलेय और विलायक के मोलार मासेस हैं अगर mb और ma हम लेते हैं तो। और d यहाँ पर हम ले रहे हैं डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, वो है ग्राम्स पर मिलीलीटर में, ग्राम्स पर मिलीलीटर या फिर ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके, या ग्राम पर सीसी, तीनों ही सेम चीज़ें हैं। ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम पर सीसी और ग्राम पर ml मिलीलीटर, ये तीनों ही अपने पास यहाँ पर सेम चीज़ें हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक रिलेशन है अपने पास मोलालिटी और मोलारिटी के बीच में एक रिलेशन है, वो है मोलारिटी इज इक्वल टू 1000 D डिवाइडेड बाय 1000 m divided by 1000 D minus molarity into mb, मोलार मास ऑफ सोल्यूट। तो यदि मोलारिटी या मोलालिटी हमें पता हो तो हम दूसरा फैक्टर हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर एक रिलेशन है अपने पास मोलारिटी और वेट परसेंटेज, दैट इज W by W। W by W means W gram of solute is dissolved in W gram of solvent, weight by weight, weight percentage कहलाता है ये। ठीक है, और ये है इंटू 10D डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट, MB मोलार मास ऑफ सोल्यूट। तो ये एक रिलेशन है अपने पास यहाँ पे। और यदि ये अपने पास वेट परसेंटेज W by V दिया हुआ है तो फिर ये अपने पास D फैक्टर नहीं आएगा, बाकी सब चीज़ें सेम रहेंगी। तो ये कुछ रिलेशंस हैं जो डायरेक्ट हैं और काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हैं, तो इनको आप यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर अपने पास जो है सॉल्यूशन के चैप्टर में एक स्टेटमेंट मेंशन है। यदि मैं आपसे क्वेश्चन के रूप में पूछूं कि ये NaCl और शुगर, सुक्रोज, इनमें से कौन सा पानी में सॉल्युबल है, तो नॉर्मली स्टूडेंट्स के दिमाग में आता है अपने पास NaCl, क्योंकि एक स्टेटमेंट है हमारे पास, वो है लाइक डिजॉल्व लाइक। मतलब जो पोलार कंपाउंड्स होते हैं, ध्रुवीय यौगिक होते हैं या आयोनिक कंपाउंड होते हैं, वो पानी में ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं, विलयशील होते हैं। जबकि कोवलेंट कंपाउंड्स या जो नॉन आयोनिक कंपाउंड्स हैं वो नॉर्मली अपने पास यहाँ पर जो है नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में, अध्रुवीय विलायकों में या अपने पास ऑर्गेनिक सॉल्वेंट मेनली, उनमें ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं करके। तो इसको लेकर के कन्फ्यूजन आ सकता है, बट यहाँ पे अपने को ध्यान रखना है कि ये दोनों ही अपने पास जो है पानी में इक्वली सॉल्युबल हैं, पानी में हाईली सॉल्युबल हैं। अब शुगर का जो रीज़न है वो है अपने पास यहाँ पर पानी में सॉल्युबिलिटी का हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन विद वाटर, जल के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन की टेंडेंसी। ठीक है, और ये जो NaCl है वो तो हम आसानी से लाइक डिजॉल्व लाइक के आधार पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है अपने पास, सॉल्युबिलिटी ऑफ आयोडीन इन वाटर। जो पानी में यदि हम आयोडीन को डिज़ोल्व करना चाहें तो ये डिज़ोल्व नहीं होगा, लेकिन यदि हम आयोडीन को पानी में डिज़ोल्व करना चाहें तो कौन सा कंपाउंड है जो हेल्पफुल हो सकता है,
तो ये एक पूछा हुआ क्वेश्चन है, वो है अपने पास KI, पोटेशियम आयोडाइड। यदि हम KI डालते हैं तो अभी जब तक KI नहीं डालते हैं तब तक आयोडीन जो है वो अपने पास क्या है, एक कोवैलेंट कंपाउंड है, सहसंयोजी यौगिक है, ये अपने पास पानी में सॉल्युबल नहीं होगा लाइक डिजॉल्व लाइक के आधार पर। ठीक है, जैसे नाफ्थलीन है, एंथ्रासीन वगैरह, इनको बेंजीन में डिजॉल्व किया जा सकता है, NaCl को पानी में डिजॉल्व किया जा सकता है। तो वैसे ही I2 को पानी में हम डिजॉल्व नहीं कर सकते, बल्कि इसको हम बेंजीन वगैरह में सॉल्युबल कर सकते हैं। लेकिन यदि हमें आयोडीन को पानी में सॉल्युबल करना हो तो KI मिलाया जाता है। तो उसका रीज़न है कि ये दोनों आपस में जुड़ करके क्या दे देगा, KI3, और KI3 जो है वो क्या हो गया, एक आयोनिक कंपाउंड हो गया, और इस वजह से पानी में इसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, काफ़ी ज़्यादा। तो ये एक पॉइंट अपने पास आ जाता है। इसके बाद यहाँ पर जो है सॉल्यूशन चैप्टर में एक जो हेनरीज लॉ है, जो हेनरीज लॉ है वो है पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू KH इंटू एक्स। इसके बेस पर एक दो पॉइंट, मैं पूरा टॉपिक नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, मैं आपसे पहले ही कह चुका हूँ, मैं केवल उन पॉइंट्स को टच करने की कोशिश कर रहा हूँ जो शायद आपसे स्किप हो गई हों। इसमें अपने पास एक तो KH की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, KH की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उस के लिए, उस गैस के लिए जो पानी में सॉल्युबिलिटी है उतनी ही कम होगी, और KH का मान जितना कम होगा, KH का मान जितना कम होगा वो जो गैस है उतनी ही ज़्यादा वहाँ पर अपने पास सॉल्युबल होगा। तो एक जो टेबल NCERT में मेंशन है उसमें हीलियम, इसका जो KH वैल्यू है वो अपने पास यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दिया गया है, वेरी हाई, और इस वजह से इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, बहुत ही कम। और मीथेनल हमारे पास दिया हुआ है HCHO उस टेबल में, जो काफ़ी जो लो वैल्यूज़ हैं उनमें अपने पास एक HCHO का है, एक अपने पास मीथेन है, और एक विनाइल क्लोराइड है, विनाइल क्लोराइड। ये इनका KH का बढ़ता हुआ क्रम है, इंक्रीजिंग ऑर्डर है, और उस आधार पर हम कह सकते हैं कि मीथेनल जो है ये अपने पास क्या होगा, यहाँ पर मोस्ट सॉल्युबल, ये काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा सॉल्युबल होगा। तो ये टेबल के बेस पे है, तो इसको भी आप थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रख लेना। देन एक पॉइंट है जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं, स्कूबा डाइवर्स, जो डीप सी डाइवर्स हैं, वो डायरेक्टली एयर का यूज़ नहीं कर सकते, वो सब तो पॉइंट आपको पता है। यहाँ पर वो यूज़ करते हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हीलियम का। तो इसका परसेंटेज यदि आपको याद रखना हो तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है, अपने एटॉमिक मास है, नाइट्रोजन N2 गैस का है 28, तो इसका है 28 इंटू 2 56, अप्रॉक्सीमेट 56%। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है जो 16 और मोलार मास है 32, तो ये 32%। और हीलियम, इसका हाइड्रोजन का बीच का आप लाइन हटा दें तो क्या बचता है, अप्रॉक्सीमेट 11%। ये इस लाइन की मैं बात कर रहा हूँ जो अपने पास यहाँ पर हीलियम में हाइड्रोजन के दो लाइन के बीच में जो है उसे आप हटा दें तो 11%। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये एक पॉइंट आप इसे कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक जो वेपर प्रेशर से रिलेटेड पॉइंट है उसमें जो पॉजिटिव डेविएशन के जो केसेस हैं, पॉजिटिव डेविएशन जो धनात्मक विचलन दर्शाते हैं, जो NCERT में दिए हुए हैं, मेरे ख्याल से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इसे कर चुके होंगे, फिर भी आप एक बार इससे ध्यान रख सकते हैं। इनमें एक अपने पास इथेनॉल प्लस वाटर है, एक अपने पास इथेनॉल प्लस एसीटोन है,
और एक अपने पास यहाँ पर एसीटोन प्लस कार्बन डाइसल्फाइड, इथेनॉल प्लस कार्बन डाइसल्फाइड, इथेनॉल प्लस एसीटोन, और एक है अपने पास यहाँ पर इथेनॉल प्लस वाटर। ये केसेस है अपने पास पॉजिटिव डेविएशन के, धनात्मक विचलन के। तो ये 3 एग्जाम्पल्स हमारे पास दी गई हैं एनसीईआरटी में, तो इससे बेहतर है कि हम ध्यान रख लें। उसी तरह से नेगेटिव डेविएशन के भी 3 एग्जाम्पल्स दिए हैं, वो भी आप याद रख लें तो अच्छा रहेगा। एक है CHCl3 प्लस एसीटोन, एक है फिनॉल प्लस एनिलीन, और एक है अपने पास यहाँ पर HNO3 प्लस वाटर। और इसमें जो एजियोट्रोप का परसेंटेज है वो भी यहाँ पर दिया गया है, तो उसे भी याद रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। 68% HNO3 और ये अपने पास यहाँ पर जो है 32% जो है वाटर। ये अपने पास यहाँ पर तीनों ही नेगेटिव डेविएशन के एग्जाम्पल्स हैं। मतलब नेगेटिव डेविएशन मीन्स हाई बीपी एजियोट्रोप, उच्च क्वथनांक वाले एजियोट्रोपिक मिश्रण, ठीक है, उच्च क्वथनांक के स्थिर क्वाथी मिश्रण। ओके, तो ये एक पॉइंट है। इसके अलावा यहाँ पर जो एक केबी और केएफ वैल्यूज हैं, केबी ये फॉर्मूला भी RTB² by 1000 of LV latent heat of vaporization, या फिर अपने पास KB is equal to RTB² by 1000 और डेल्टा H vaporization by molecular weight। सो बाय molecular weight या फिर ये M यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं molecular weight of the solvent, molecular weight of solvent या liquid। और Kb का वैल्यू पानी के लिए ये भी आपको पता होगा 0.52 या 0.512 लिया जाता है, 0.52 केल्विन किलोग्राम पर मोल, केल्विन किलोग्राम पर मोल, इसका यूनिट भी आप ध्यान रख लेंगे। और उसी तरह से Kf का जो फॉर्मूला है RTF², Tb यहाँ पर है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड और सॉल्वेंट, RTF², TF है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट बाय 1000, और ये अपने पास यहाँ पर आ जाएगा LF है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ओके, गलन की गुप्त ऊष्मा, और LV है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। और LF की जगह पे यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं दिस इज RTF² by 1000 delta HF divided by molar mass of that liquid। तो ये फॉर्मूला भी, इसे भी आप ध्यान रख लें तो बेहतर होगा। और Kb और Kf का जो हाईएस्ट वैल्यू है वो अपने पास यहाँ पर देखने को मिलता है CCl4 के लिए, कार्बन टेट्राक्लोराइड के लिए। ये भी याद रख लेंगे तो अच्छा रहेगा, टेबल में एक मेंशन्ड है, तो एटलीस्ट पूरा का पूरा ना भी याद रखें तो CCl4 के लिए जो हाईएस्ट वैल्यू Kf और Kb की है, Kb हमारे पास है एबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है, और Kf है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। तो ये अपने पास यहाँ पर जो है ये दोनों वैल्यूज हाईएस्ट हैं किसके लिए, CCl4 के लिए। पानी के लिए इनके मान हैं 0.52, Kb का मान है और Kf का मान है 1.86, दोनों का यूनिट सेम है केल्विन किलोग्राम पर मोल। पानी के लिए जो Kf की वैल्यू अपने पास आती है वो है 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल। अब इसके अलावा यहाँ पर अपने पास जो है ऑस्मोसिस से रिलेटेड एक आध पॉइंट अपने पास हम डिस्कस कर लेते हैं। एक तो जो सलाइन जो चढ़ता है उसमें 0.9% W/V NaCl उपस्थित होता है, 0.9% W/V NaCl
ये अपने पास आइसोटोनिक है, समपरासारी है ब्लड के, रक्त के, तो इसका यूज़ जो है सलाइन में किया जाता है। तो ये एक पॉइंट भी याद होगा आपको मेरे ख्याल से, ये तो बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है। इसके अलावा यहाँ पर अपने पास यदि हम सी वाटर को, समुद्री जल को पीने के पानी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, पोटेबल वाटर में, तो थोड़ा सा यहाँ पर रिवर्स ऑस्मोसिस की ज़रूरत पड़ती है, परासरण की ज़रूरत पड़ती है। और उसके लिए अपने को जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, अर्धपारगम्य झिल्ली, वो थोड़ा सा स्ट्रांग होना चाहिए। तो वो भी एक पॉइंट ध्यान रख लेंगे। सेल्यूलोज एसीटेट का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा वांट ऑफ फैक्टर से रिलेटेड अपने पास यहाँ पर पॉइंट्स आते हैं। वांट ऑफ फैक्टर आई, वांट ऑफ फैक्टर आई जो है, अगर डिसोसिएशन हो, वियोजन की अवस्था में यदि जो सोल्यूट है हमारे पास वो यदि डिसोसिएट होता हो तो आई की वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है। जैसे अपने पास NaCl है, KCl है, CaCl2 वगैरह। और अगर एसोसिएशन है, दिस इज इन केस ऑफ डिसोसिएशन, वियोजन की अवस्था में, और आई की वैल्यू 1 से कम होगी इन केस ऑफ एसोसिएशन, वियोजन संयोजन की अवस्था में ये यहाँ पर कम होगी। और आई की वैल्यू 1 के बराबर होती है यदि सोल्यूट पार्टिकल्स ना तो डिसोसिएशन, ना तो वियोजन दर्शाते हों, और ना ही एसोसिएट होते हों, ना ही संयोजित होते हों। तो ये भी आप यहाँ पर ध्यान रख लेंगे। यूरिया है हमारे पास, ग्लूकोज है, सुक्रोज है, ग्लाइकॉल है, ये सब ना तो डिसोसिएट होंगे ना एसोसिएट होंगे, तो इनके लिए आई की वैल्यू हमेशा यूनिटी रहेगी। इसके अलावा यहाँ पर आई की वैल्यू ईटा के बराबर होगी अगर जो सोल्यूट है, अगर जो विलेय है वो 100%, इन केस ऑफ 100% डिसोसिएशन और एसोसिएशन। जैसे अपने पास NaCl के लिए वैसे देखा जाए तो यहाँ पर ईटा की वैल्यू, ईटा है नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो कि डिसोसिएशन के बाद हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मिलना चाहिए। तो NaCl अगर वियोजित होगा तो कितने पार्टिकल देगा, एक Na पॉजिटिव और एक Cl नेगेटिव, सो कुल 2 कण मिलने चाहिए। तो ईटा की वैल्यू है 2। तो यही अपने पास यहाँ पर आई की वैल्यू हम मानते हैं। लेकिन NCERT में एक टेबल में अपने पास यहाँ पर जैसे 0.1 मोलार NaCl, 0.01 मोलार NaCl और 0.001 मोलार NaCl का वैल्यूज थोड़े स्लाइट यहाँ पर डिफरेंसेस वहाँ पर मेंशन्ड है। ये 1.87, 1.94 और 1.97 ये वैल्यूज़। अन्यथा हम ये मान के चलते हैं कि ये अपने पास यहाँ पर 2 होगा करके, बट ये NCERT में टेबल भी दिया है तो इस बात को भी हमें ध्यान रखना है। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर अपने पास जो है एक और पॉइंट है, मतलब जितने भी हम रिलेशंस यहाँ पर पढ़ते हैं, जैसे ये अपने पास यहाँ पर P0A माइनस PA बाई P0A इज इक्वल टू जो हमारे पास रिलेशन है WB बाई MB MA बाई WA। अब इसमें वांट ऑफ फैक्टर के आने के बाद वांट ऑफ फैक्टर को भी हमें इंक्लूड करना चाहिए। अगर विलेय के कण एसोसिएट या डिसोसिएट होते हैं तो हमें आई की वैल्यू यहाँ पर मेंशन करनी ही चाहिए। वैसे ही डेल्टा TB इज इक्वल टू I इंटू KB इंटू M मोलालिटी, या डेल्टा TF बराबर I इंटू KF इंटू M, और पाई इज इक्वल टू IMRT। तो यहाँ एक और बात यह है कि बाकी जो 3 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं, जो अणुसंख्यक गुण हैं, वो सब उनमें मोलालिटी आती है, जबकि पाई के केस में, परासरण के केस में, ऑस्मोसिस के केस में यहाँ पर क्या आता है, मोलारिटी आता है। तो ये बात भी हमें नहीं भूलना है। ठीक है। तो ये वांट ऑफ फैक्टर अपने पास सब में शामिल होगा।
और जो एक अल्फ़ा के साथ रिलेशन है वो भी आपको पता होगा, अल्फ़ा इक्वल टू I-1 और ईटा-1। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स अपने पास यहाँ पर आ जाते हैं। अब इसमें ये जो रिलेशन है इसको लेकर के एक पॉइंट मुझे मेंशन करना है। जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पर अपने पास दिया हुआ है 2.18, जो इसमें एनसीईआरटी में 2.18 एक एक्सरसाइज इसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि कैलकुलेट मास ऑफ नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट। इसका मोलार मास दिया हुआ है 40 ग्राम, टू बी dissolved in 114 grams of octane। तो यदि हम इस रिलेशन में P0A माइनस PA बाई P0A रख करके यदि हम सॉल्व करें, और इसमें अपने पास यहाँ पर जो है एक और पॉइंट मेंशन्ड है, कैलकुलेट मास ऑफ डिजॉल्व्ड इन 114 ग्राम्स ऑफ ऑक्टेन। और यहाँ पर ये कहता है कि जो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है वो 80% है। 80% अपने पास यहाँ पर जो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है वो 80% का है। P0A माइनस PA की वैल्यू अपने पास यहाँ पर 80 दी गई है। तो यदि हम इस फॉर्मूले को लेकर के यहाँ पर इस क्वेश्चन को यदि हम सॉल्व करें, जैसे ये आ जाएगा अपने पास यहाँ पर 80 बाई P0A 100। ठीक है, 100% से स्टार्ट किया और ये अपने पास यहाँ पर जो है 80% 20% रिड्यूस हुआ, मतलब ये अपने पास 80 रह गया। उस केस में WB की यदि हम क्वांटिटी कैलकुलेट करना चाहें और MB हमारे पास दिया हुआ है 40 और ऑक्टेन का मोलार मास भी है 114, तो ये अपने पास यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा और ये अपने पास बचेगा 80 इंटू 40/100, दैट इज इक्वल टू WB। और इसे यदि हम सॉल्व करें तो ये अपने पास यहाँ पर जो है 80% से रिड्यूस, ये वैल्यू अपने पास यहाँ पर जो है नॉट 80, दिस इज 80% रिड्यूस होता है। तो 80% यदि रिड्यूस होता है तो ये अपने पास यहाँ पर आ जाएगा 20, in that case it is 20, ये कैंसिल हो गया। तो जो WB की वैल्यू अपने पास यहाँ पर आएगी वो है 8 ग्राम्स। बट जो आंसर दिया गया है वो 8 ग्राम्स नहीं है, बल्कि वो अपने पास यहाँ पर 10 ग्राम्स है। NCERT का ही एक्सरसाइज है ये अपने पास। तो अब यहाँ पर जो मुद्दा है वो ये कि ये जो फॉर्मूला हमने यूज़ किया है P0A माइनस PA बाई P0A, इसकी जगह पर यदि हम ये फॉर्मूला यूज़ करें तो हमें ज़्यादा एक्यूरेट आंसर मिलेगा, ज़्यादा सही आंसर हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रख लीजिएगा। तो ये डेरिवेशन इसमें अपने पास ये जो पूरा लेफ्ट साइड का पोर्शन है, अब ये रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर नहीं है, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन नहीं है। P0A यहाँ पर है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, शुद्ध द्रव का या विलायक का वाष्प दाब है, और PA है अपने पास यहाँ पर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये एक, और इसमें फिर अब अपने पास यहाँ पर यदि ये वैल्यू आप रखते हैं 20 बाई PA इज इक्वल टू, अब के बाद ये अपने पास 20 से रिड्यूस हो, मतलब 100 माइनस 80, तो ये अपने पास वैल्यू क्या आ जाएगी PA की 80। और अब यदि आप यहाँ पर इसे सॉल्व करें 114 ये अपने पास ऑक्टेन का मोलार मास है। और यदि अब यहाँ पर इसे आप सॉल्व करते हैं 20 इंटू 40/80, तो अब ये अपने पास कितना आ जाएगा
10 ग्राम। ठीक है, ये अपने पास आ जाएगा यहाँ पे 10 ग्राम, और ये अपने पास सही आंसर दिया हुआ है। तो ये एक पॉइंट है जो कि हमें ध्यान रख लेना चाहिए। ठीक है बेटा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड जो पॉइंट्स हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो पॉइंट्स हैं कुछ अगेन मैं फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मैं सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स नहीं मेंशन कर रहा हूँ, मैं केवल ऐसे कुछ चीज़ें जो ध्यान रखनी चाहिए और कभी कभी हम स्किप कर जाते हैं, केवल उन्हीं मुद्दों को मैं उठा रहा हूँ। इनमें अपने पास यहाँ पर एक तो गैल्वेनिक सेल आ जाता है, गैल्वेनिक सेल या वोल्टेज सेल या फिर लेक्लांचे सेल, सब एक ही के नाम है यहाँ पर। ठीक है, और वोल्टेक डेनियल सेल और गैल्वेनिक सेल, ये सभी एक ही सेल के नाम हैं। और इसका जो जिंक कॉपर कपल है, और इस जिंक कॉपर कपल में इसका जो वैल्यू अपने पास यहाँ पर आता है सेल पोटेंशियल, वो है 1.1 वोल्ट। तो यहाँ पर पहले ही पेज में अपने पास ये मेंशन है कि यदि हम इसको किसी एक्सटर्नल सर्किट से, कोई बाह्य परिपथ से यदि हम इसे जोड़ दें, और उसमें यदि हम इस सेल में 1.1 वोल्ट से ज़्यादा का 1.1 वोल्ट से ज़्यादा का वोल्टेज यदि हम उस एक्सटर्नल सोर्स से पास करें, तो क्या होता है उस केस में जो अपने पास जो इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो है, इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो है नॉर्मल, इसमें अपने पास यहाँ पर जो है करंट का जो फ्लो होगा वो अपने पास कॉपर इलेक्ट्रोड से जिंक की ओर होता है। आउटर सर्किट में करंट का फ्लो, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा जिंक से कॉपर की ओर, और जो करंट का फ्लो है वो अपने पास यहाँ पर कॉपर से जिंक की ओर, कैथोड से एनोड की ओर। ये है अपने पास कैथोड और ये है एनोड। लेकिन यदि आप इस गैल्वेनिक सेल को किसी एक्सटर्नल सोर्स से कनेक्ट करते हैं और 1.1 वोल्ट से ज़्यादा का वोल्टेज यदि आप यहाँ से प्रवाहित करें, तो उस केस में दो तीन बातें हमें ध्यान रखनी है कि अब की बार ये जो गैल्वेनिक सेल है ये अब बिहेव करने लग जाता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल के समान। इलेक्ट्रोलिटिक सेल के समान ये काम करने लग जाता है, विद्युत अपघटनी सेल के समान। और यहाँ पर जो करंट का फ्लो है अब की बार हो जाएगा जिंक से कॉपर की ओर, जो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होगा वो जिंक से कॉपर की ओर। तो ये अपने पास यहाँ ध्यान रख लेना। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एक जो और मुद्दा है जो कि मैं डिस्कस करना चाहता हूँ वो है अपने पास स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में जो हाइड्रोजन गैस है और जो H पॉजिटिव है, दोनों का जो कॉन्सेंट्रेशन और इसकी जो गैस का जो प्रेशर है वो दोनों अपने पास यहाँ पर यूनिटी मेंटेन किया जाता है। मतलब ये 1 बार और ये अपने पास यहाँ पर 1 मोलार। और किसी भी यहाँ पर ये मेंशन्ड है कि ये अपने पास जो है किसी भी टेम्परेचर पर इसे माना जाता है ज़ीरो पोटेंशियल एट ऑल टेम्परेचर, ये भी मेंशन्ड है, तो इसको भी आप ना भूलें आप। इसके बाद यहाँ पर जो है कॉपर जो मेटल है जिसका कि E0 वैल्यू अपने पास यहाँ पर है करीब करीब +0.34 वोल्ट। तो ऐसे जितने भी एलिमेंट्स हैं जिनका E0 वैल्यू है अपने पास यहाँ पर 0.34 वोल्ट, ये कोई भी मेटल, ये कोई भी धातु किसी डाइल्यूट एसिड से हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व नहीं करते हैं। कोई भी ऐसा मेटल जिसका E0 वैल्यू पॉजिटिव हो वो किसी भी तनु अम्ल से हाइड्रोजन गैस को उत्पन्न नहीं करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर एक और पॉइंट मेंशन्ड है कि लेकिन यदि हम कॉपर को यदि हम HNO3 के साथ में ट्रीट करें तो ये H पॉजिटिव कॉपर से रिएक्ट नहीं करता, बल्कि नाइट्रेट आयन जो है ये अपने पास यहाँ पर कॉपर को कॉपर 2 पॉजिटिव में ऑक्सीडाइज करता है।
तो ये इसका ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर है, इसलिए रिएक्ट करता है। अदरवाइज यहाँ पर कॉपर जो है वो यदि डाइल्यूट HCl के साथ में ट्रीट किया जाए तो यहाँ पर कोई भी रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगा, वो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं करेगा। ठीक है, तो ये एक पॉइंट मेंशन्ड है। इसके अलावा एक और पॉइंट यहाँ पर है कि जो इनर्ट इलेक्ट्रोड है, इनर्ट इलेक्ट्रोड ये हम यूज़ कर सकते हैं गोल्ड या प्लेटिनम या फिर अपने पास यहाँ पर ग्रेफाइट, इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पर अपने पास एक पॉइंट और मेंशन्ड है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का जो यूज़ है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का जो यूज़ है वो अपने पास यहाँ pH के डिटर्मिनेशन में किया जा सकता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के डिटर्मिनेशन में किया जा सकता है, और पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन में भी हम यूज़ कर सकते हैं। पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन में भी इसका यूज़ कर सकते हैं हम। तो ये भी एक पॉइंट है जो कि नॉर्मली स्टूडेंट से स्किप हो जाता है। देन जो अपने पास जो पॉलीएसिटिलीन है, यदि हम इसको आयोडीन वेपर में एक्सपोज करते हैं तो ये अपने पास यहाँ पर आयोडीन एडसॉर्ब हो जाता है और ये कंडक्टिंग नेचर शो करता है। इसके अलावा यहाँ पर पॉलीएनिलीन है अपने पास यहाँ पर, या पॉलीपायरॉल है, या पॉलीथायोफीन है, ये सब भी अपने पास यहाँ पर मेटल के समान बिहेव करते हैं और ये भी अपने पास यहाँ पर कंडक्टिंग होते हैं और इनका यूज़ जो है बैटरी में किया जाता है। तो ये भी एक पॉइंट यहाँ पर ध्यान रख लेना। पॉली एसिटिलीन, ये तो हमने एसिटिलीन के चैप्टर में डिस्कस किया था, यहाँ पर भी ये बात मेंशन्ड है। तो इसके अलावा पॉलीएनिलीन मेंशन्ड है, पॉली थायोफीन मेंशन्ड है, पॉलीपायरॉल मेंशन्ड है। ठीक है, देन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का अगर अपने को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करना हो तो, और पीएच यदि दिया हो तो एक डायरेक्ट रिलेशन इसका आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे यदि पूछा जाता है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल of hydrogen electrode at pH 10, तो सीधे सीधे ये अपने पास यहाँ पर आ जाएगा -0.059 इंटू 10, सो -0.59 वोल्ट। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। देन मेटल्स का जो कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी जब हम यूज़ करते हैं तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस से हमारा मतलब होता है। तो उसका जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है किसी भी मेटल का वो कांस्टेंट होता है एक गिवन टेम्परेचर पे। उसका कारण है कि गिवन टेम्परेचर पे यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी भी मेटल के कितने भी सैंपल ले लिए जाएं, कितने भी नमूने ले लिए जाएं, तो वो अपने पास क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। लेकिन इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो अपने पास कंडक्टिविटी है या स्पेसिफिक कंडक्टेंस है वो कांस्टेंट नहीं रहता, क्योंकि यदि आप यहाँ पर एक स्पेसिफिक कंडक्टेंस की बात करें तो यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ आयन के ऊपर ये डिपेंड करेगा। तो यदि ये यूनिट वॉल्यूम है, इसमें यदि आप यहाँ पे 1 ग्राम NaCl डिजॉल्व करें, 10 ग्राम NaCl डिजॉल्व करें, तो नंबर ऑफ आयंस के बढ़ने के कारण स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। स्पेसिफिक कंडक्टेंस नॉर्मली हम K कापा से डिनोट करते हैं। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन मेटल आयन कॉन्सेंट्रेशन। स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट मतलब स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ जो किसी भी इलेक्ट्रोलाइट है, विद्युत अपघट्य का जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है वो अपने पास या कंडक्टिविटी है, विशिष्ट चालकता, वो कभी भी स्थिर नहीं रहती, ये बढ़ाई जा सकती है। जबकि मोलार कंडक्टेंस जो है, मोलार कंडक्टेंस ये अपने पास यहाँ पर
जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो मोलार कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू क्या होगी, घटेगी। मोलार कंडक्टेंस डिक्रीसेस, इट डिक्रीसेस विद इंक्रीज इन मेटल आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो ये दो चीज़ें अपोजिट है, ध्यान रख लेना। जबकि किसी मेटल के लिए स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं किया जा सकता। यहीं पर अपने पास एक रिलेशन है अपने पास लैम्डा एम दैट इज इक्वल टू लैम्डा एम नॉट माइनस ए सी टू द पावर हाफ। ये जो रिलेशन है अपने पास, इसके आधार पर हम जो है किसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए लैम्डा एम की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर जो पॉइंट मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो कम डिस्कशन में आता है, वो ये है कि जो ए है इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है किसी भी, मतलब कोई भी एक सॉल्वेंट, कोई भी एक जो विलायक है वो, और गिवन टेम्परेचर पे, और ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर, डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रोलाइट। तो ये बात आप यहाँ ध्यान रख लीजिएगा। और जैसे NaCl है हमारे पास, NaCl मतलब सिंगल पॉजिटिव सिंगल नेगेटिव, ये कहलाता है 1:1 इलेक्ट्रोलाइट। और CaCl2 ये कहलाता है 2:1 इलेक्ट्रोलाइट बेस्ड ऑन चार्ज। और जैसे AlCl3 है अपने पास, ये अपने पास यहाँ पर 3:1 इलेक्ट्रोलाइट। और किसी भी एक टाइप के इलेक्ट्रोलाइट के लिए, जैसे NaCl है, KCl वगैरह, जिसमें सिंगल पॉजिटिव सिंगल नेगेटिव, तो उनके लिए NCERT में मेंशन है कि A की वैल्यू भी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो ये बात भी आप यहाँ पर स्किप ना करें। ऑल इलेक्ट्रोलाइट्स ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप having same value of A, all electrolytes of a particular type, मतलब ये एक पर्टिकुलर टाइप का हो गया, तो इनके लिए अपने पास ए की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी। इसके अलावा यहाँ पर अपने पास जो है आयोनिक कंडक्टेंस की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है H पॉजिटिव की, ये काफ़ी ज़्यादा होती है बेटा, करीब करीब ये अपने पास मेंशन है 349.6 के आसपास, जो कि नॉर्मल बाकी जो आयन्स होते हैं केटायन जैसे है, तो इसके मुकाबले यहाँ पर अपने पास काफ़ी ज़्यादा है। उसका कारण है H पॉजिटिव और OH नेगेटिव दोनों ही एक डिफरेंट टाइप का कंडक्शन शो करते हैं, जिसे कहा जाता है ग्रोथस टाइप ऑफ कंडक्शन। मेंशन नहीं है, आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, या फिर इसे हम कहते हैं चार्ज ट्रांसफ़र मैकेनिज्म। और इस वजह से इसकी जो अपने पास आयोनिक कंडक्टेंस की वैल्यू है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। इसी तरह से OH नेगेटिव का भी जो आयोनिक कंडक्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है, करीब करीब 199 के आसपास है। यूनिट अपने को पता है मो सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम इक्वलेंट और पर ग्राम मोल, ठीक है। और इसको यदि हम Cl नेगेटिव वगैरह से कंपेयर करते हैं तो ये वैल्यू अपने पास यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। तो ये H पॉजिटिव और OH नेगेटिव का जो आयोनिक कंडक्टेंस की वैल्यू है, आयनिक चालकताओं के मान है, वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। उसका कारण है चार्ज ट्रांसफ़र मैकेनिज्म, एक भिन्न प्रकार का मैकेनिज्म है आवेश स्थानांतरण की प्रक्रिया, उसके कारण ये काफ़ी ज़्यादा होता है। और यदि आप ऐसे आयन्स को कंपेयर करें जैसे K पॉजिटिव और अपने पास यहाँ पर Ca2 पॉजिटिव, तो चार्ज अगर ज़्यादा है तब अपने पास यहाँ पर आयनिक कंडक्टेंस की वैल्यू भी ज़्यादा होती है, ठीक है। इसके बाद यहाँ एक और जो पॉइंट अपने पास करना चाहिए हमें, वो ये है कि जो प्रेफरेंशियल डिपोजिशन ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस, अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान हमें कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, तो किसी मेटल कैटायन के लिए जो धनायन है उसके लिए यदि इसकी वैल्यू आप याद रखने के लिए, यदि आपको सीरीज याद है तो जिंक के NCERT में जो ऑर्डर दिया है उसके आधार पर जिंक के ऊपर के जो मेंबर्स हैं जिनकी वैल्यू -0.76 से कम की होती हैं, यदि E0 वैल्यू -0.76 वोल्ट से भी कम की है, तो ऐसे जो कैटायंस होंगे अगर वो एक्वस सॉल्यूशन, पहला तो ये बात भी यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा कि ये एक्वस सॉल्यूशन होना चाहिए, जलीय विलयन।
और दूसरा बात हमें ध्यान रखना पड़ेगा वो है इनर्ट इलेक्ट्रोड। यदि आप यहाँ पर इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं, यदि आप इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं जैसे गोल्ड या प्लेटिनम या ग्रेफाइट, और एक्वस सॉल्यूशन है किसी का, जो आयन है जैसे अपने पास है के पॉजिटिव, KCl की हम बात करें, तो यहाँ पर ये के पॉजिटिव एक्वस सॉल्यूशन से डिपॉजिट नहीं किया जा सकता कैथोड पर। या अपने पास MgCl2 है तो Mg2 पॉजिटिव को आप डिपॉजिट नहीं कर सकते, बल्कि H पॉजिटिव के पहले रिडक्शन के कारण यहाँ पर कौन सी गैस इवॉल्व होगी, हाइड्रोजन। तो बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, आप तो ये ध्यान रखें, यदि आपको सीरीज याद है तो जिंक के ऊपर के अगर कोई भी कैटायन मेंशन्ड है, लिथियम हो गया अपने पास, कैल्शियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, उन केसेस में वो मेटल आयन नहीं मिलेगा, हाइड्रोजन गैस मिलेगी। और यदि नीचे वाला है जैसे अपने पास यहाँ पर है कॉपर 2 पॉजिटिव, जैसे ये अपने पास यहाँ पर कॉपर 2 पॉजिटिव है, या अपने पास सिल्वर है, या अपने पास गोल्ड है, तो ये अपने पास डिपॉजिट होंगे, ये डिपॉजिट होंगे एक्वस सॉल्यूशन से, जेली विलयन से कैथोड पर इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान। और उसी तरह से एनोड के लिए अपने पास यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि अगर ये F नेगेटिव है या SO4 2 नेगेटिव है या H2O3 2 नेगेटिव है या नाइट्रेट आयन है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होगी। वो उसका कारण है यहाँ पर जो OH नेगेटिव का प्रेफरेंशियल ऑक्सीडेशन। तो ये चार एनायन आप ध्यान रख लें, F नेगेटिव, SO4 2 नेगेटिव, H2O3 2 नेगेटिव और नाइट्रेट आयन। इन केसेस में हमें क्या मिलेगा यहाँ पर, ऑक्सीजन गैस एनोड पर। एक्वस सॉल्यूशन पहला ज़रूरी है, एक्वस सॉल्यूशन हो और इनर्ट इलेक्ट्रोड हो, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे हम ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा ये अपने पास यहाँ पर एक डाइल्यूट H2SO4 और अगर कॉन्सनट्रेटेड हो 50% H2SO4 हो और इनका इलेक्ट्रोलिसिस किया जाए तो कैथोड पर यहाँ पर तो हाइड्रोजन गैस मिलेगी, लेकिन यहाँ पर अपने पास जो है जो H2S2O8 मिलता है। ठीक है, तो ये भी एक पॉइंट आप ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, तो ये कुछ मुद्दे हैं। इसके अलावा अपने पास यहाँ पर जो है फ्यूल सेल की जो एफिशिएंसी है, फ्यूल सेल की जो एफिशिएंसी है वो करीब करीब अपने पास 70% होती है, जबकि जो थर्मल प्लांट्स हैं उन थर्मल प्लांट्स की जो फ्यूल एफिशिएंसी है 40% है। ठीक है, और इसके अलावा रस्ट क्या होता है ये हमें पता है, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। और उसके बाद यहाँ पर जो है रस्टिंग को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, तो रिएक्टिविटी जैसे जैसे मेटल की बढ़ती है, मेटल में कोई इम्प्योरिटी प्रेजेंट है तो भी रस्टिंग बढ़ेगा, मेटल में खरोंच वगैरह हो, स्क्रैचेस वगैरह हो तो भी जल्दी होगा, या जो अपने पास पानी है उसमें एसिड्स या एसिडिक ऑक्साइड्स हों तो ये भी रस्टिंग को बढ़ाते हैं, जंग लगने को बढ़ाते हैं। बेसिक और बेसिक ऑक्साइड्स घटाते हैं रस्टिंग की प्रोसेस को। इसके अलावा अपने पास यहाँ पर जो है जो इलेक्ट्रोलाइट्स का अगर प्रेजेंस है तो भी जो रस्टिंग है उसका प्रोसेस अपने पास बढ़ जाता है, क्योंकि पानी की कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो ये फैक्टर्स हैं। और तो यहाँ पर ये अपने पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का कुछ पोर्शन हम, ठीक है, तो ये अपने पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का कुछ पोर्शन हमने कवर किया है। काइनेटिक्स में भी छोटे छोटे मोटे कुछ पॉइंट्स हैं, उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, अमोनिया का डिकम्पोजिशन है प्लेटिनम के प्रेजेंस में हाई प्रेशर पे, ये वाली बात यहाँ ध्यान रख लेंगे, हाई प्रेशर। तो हाई प्रेशर पे क्या होता है कि जो प्लेटिनम के सरफेस पे पूरा का पूरा सरफेस कवर्ड होता है अमोनिया से, तो और वहाँ पर अपने पास अमोनिया को बढ़ाया नहीं जा सकता, तो ये ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में आ जाता है।
इसके अलावा अपने पास गोल्ड के सरफेस पे HI का डिकम्पोजिशन है, ये भी ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन में आता है, ठीक है। और जो एसिडिक हाइड्रोलिसिस है, एस्टर का जो एसिडिक हाइड्रोलिसिस है, इसका हाइड्रोलिसिस एसिडिक मीडिया में यदि हो तो इसकी मॉलिक्युलरिटी होती है 2 और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है 1। तो ये अपने पास यहाँ पर स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में आता है। छद्म एकल अणु अभिक्रिया में ये अपने पास आते हैं, जबकि यही रिएक्शन यदि हम एल्कलाइन मीडिया में करें तो फिर यहाँ पर मॉलिक्युलरिटी होती है 2 और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी अपने पास यहाँ पर क्या होता है 2। ये भी एक पॉइंट यहाँ ध्यान रख लेना आप, ठीक है। वेलोसिटी कांस्टेंट, जो वेलोसिटी कांस्टेंट है इसी को कहा जाता है स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। स्पेसिफिक रिएक्शन रेट दोनों ही सेम हैं, मतलब स्पेसिफिक वेलोसिटी कांस्टेंट का जो डेफिनेशन है उससे ये अपने पास बात आती है कि दिस इज द रेट ऑफ अ रिएक्शन व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज यूनिटी। और वेलोसिटी कांस्टेंट का जो यूनिट है ये अपने पास यहाँ पर मोल 1 - n लीटर टू द पावर n-1 पर टाइम, ये आप यहाँ पे ध्यान रख लेंगे। और अगर गैशियस रिएक्टेंट्स होते हैं तो ये अपने पास यहाँ पर एटमॉस्फेयर 1 - n पर टाइम, और n जो है यहाँ पर क्या आ जाता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। n है अपने पास अभिक्रिया की कोटि, n इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ये थोड़ा सा आप जैसे यहाँ पर अगर कोई रिएक्शन दिया हुआ है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अपने पास मान लिया जाए 1.5 है, तो इससे एक कम होगा लीटर के पावर में, मतलब लीटर के पावर में क्या आ जाएगा 0.5, और जो लीटर के पावर में जो वैल्यू होगी उस सेम वैल्यू मोल के पावर में होगी, लेकिन साइन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, -0.5, और पर टाइम पर मिनट पर सेकेंड कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो जो भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो उससे एक कम होगा लीटर के पावर में, और जो वैल्यू लीटर के पावर में होगी वही वैल्यू मोल के पावर में आ जाएगी, लेकिन अपोजिट साइन के साथ, उसका जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, और पर टाइम हमेशा फिक्स्ड है अपने पास, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर जो आर्हेनियस इक्वेशन है k = a e⁻⁻ (-EA/RT), इसमें a जो है ये अपने पास आर्हेनियस फैक्टर या प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर या फ्रीक्वेंसी फैक्टर कहलाता है, और ये जो पार्ट है इसको हम कहते हैं बोल्ट्जमैन फैक्टर, बोल्ट्जमैन फैक्टर। तो इसे आप थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। और बाकी अपने पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नेगेटिव हो सकता है, अभिक्रिया की कोटि नेगेटिव हो सकती है, लेकिन किसी पर्टिकुलर रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में हो सकती है। जैसे ये एक अपने पास यहाँ पर रिएक्शन है ओजोन का कन्वर्शन ऑक्सीजन में। अब ये अपने पास 2 स्टेप का रिएक्शन है O3, पहले स्टेप में ये अपने पास ब्रेक होकर के O2 + O देता है जो कि फास्ट रिएक्शन है, और ऑक्सीजन + O3 ये अपने पास यहाँ पर देता है ट्वाइस ऑफ O2, ये स्लो स्टेप है। तो स्लो स्टेप के बेस पे इसी को हम क्या कहेंगे RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और इस रिएक्शन का जो रेट लॉ है वो अपने पास आता है K O3² एंड O2 to the power -1, मतलब ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अपने पास 1 हो गया, बट एक रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में ये क्या है नेगेटिव, तो नेगेटिव ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पॉसिबल है, ठीक है। तो ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं। अब हम एक वीडियो में इनऑर्गेनिक के जो पॉइंट्स हैं वो हम डिस्कस कर लेंगे बेटा, ठीक है। थैंक यू।